हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं अरिहंत का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो चलिए देखते हैं अरिहंत बुक से प्रैक्टिस नंबर 3 या सेट प्रैक्टिस 3 आज। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया गया है लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स FHI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह सूचकांक राज्यों को 5 व्यापक श्रेणियों के आधार पर रैंक करता है, जिसमें उत्पादकता और ऋण से GSDP के अनुपात में शामिल है। 2 में उड़ीसा समग्र सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। और 3 है, यह रिपोर्ट भारत के सभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में को कवर करती है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, 1 और 2। आपको 1 और 2 आपका सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में 1 और 2 सही है। कहता है 1 सही, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 1 में देखेंगे FHI सूचकांक के आधार पर किया जाता है। व्यय की गुणात्मक राजस्व जुटाना राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता है। जबकि 2025 के सूचकांक में उड़ीसा 67.8 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 है, नीस और एक्शन प्लान किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ा एक प्राथमिक परिणाम है। नीस और ओशन एक्शन प्लान किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ा एक प्राथमिक परिणाम है। तो आपको संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नीस और ओशन एक्शन प्लान संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 2025 का मुख्य परिणाम है। जून 2025 में फ्रांस के निस में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय महासागरों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 है, 3 अक्टूबर 2025 को किस देश के औपचारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है और सदस्यता प्रक्रिया पूर्ण किया है। 3 अक्टूबर 2025 को किस देश ने औपचारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला और सदस्यता प्रक्रिया को पूर्ण किया है। तो किसने किया है? तो आपको तिमोर लिस्ते ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। अक्टूबर 2025 में तिमोर लिस्ते ने औपचारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों संगठन आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता प्रक्रिया पूर्ण किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ग्रामीण विकास और जल संरक्षण के संदर्भ में चर्चित मिशन अमृत सरोवर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मिशन अमृत सरोवर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है आपको? तब भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का निर्माण या कायाकल्प करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मिशन अमृत सरोवर का प्राथमिक उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले में 75 जलाशय का निर्माण या पुनरुद्धार करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मापन हिस्सा नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मापन हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आपको तकनीकी नवाचार और डिजिटल साक्षरता नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तकनीकी नवाचार और डिजिटल साक्षरता आयाम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मापन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह सूचकांक केवल 4 विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्तंभों को केंद्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कहता है इसरो गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है कौन सा कथन सही है? 1 में है, पहली मानवयुक्त उड़ान वर्ष 2027 में पहली तिमाही के लिए निर्धारित है। 2 में इस मिशन का लक्ष्य 2 से 3 यात्रियों को 7 दिनों तक 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाना है। और 3 में है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इस मिशन को नामित रॉकेट है। कूट की सहायता से आपको बताना है। तो आपको इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता गगनयान मिशन के संदर्भ में तीनों कथन सही है। इसरो
कि नवीनतम अपडेट के अनुसार पहली मानवयुक्त उड़ान H1 मिशन अब वर्ष 2027 में पहली तिमाही के लिए निर्धारित की गई है। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को एक दल को 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में भेजनी है और सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना है। LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, जिसे पहले GSLV मार्क 3 कहा जाता था, को मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड मानव ले जाने योग्य बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, किस भारतीय शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में अधिकतम बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस भारतीय शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में अधिकतम बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? तो आपको इंदौर किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इंदौर शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में 8वीं बार 2025 में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। सूची 1 में शासक नीति है, सूची 2 में संबंध और विशेषता है। आपको इसमें बताना अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किससे था? तो बाजार नियंत्रण मूल विनिमय से था। और बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किए थे, 2 हो जाएगा। 3 में है अकबर। अकबर संबंध विशेषता क्या है? तो जाजिया की समाप्ति और सुलह कुल की नीति चलाया था। फिर देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, तो आपको सिंचाई कार और नहरों का निर्माण कराया था। इस प्रकार 1 का 2, बी का 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9 है, भरत जैन पहल निम्नलिखित में से किस विकसित करने के लिए एक सरकार समर्थित परियोजना है? तो सरकार समर्थित परियोजना है आपको, तो भारतीय भाषाओं को एक मौलिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, LLM है। भारतीय भाषाओं में एक मौलिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत जैन पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। दक्षिणी अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन की शुरू की गई मिशन 300 पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपको वर्ष 2030 तक अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन शुरू की गई। इस मिशन का 300 पहल का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। वर्ष 2026 में पंखुड़ी पोर्टल निम्नलिखित में किस मंत्रालय की एक पहल है? पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो आपका महिला और विकास मंत्रालय की पहल है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। वर्ष 2026 में लॉन्च किया गया पंखुड़ी पोर्टल मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत CSR और साझेदारी सुविधा डिजिटल पहल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस। कहता है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2025 रिपोर्ट में निम्नलिखित में किस राज्य में उच्चतम विकास दर हासिल की है? किस राज्य ने उच्चतम विकास दर हासिल की है? तो आपको महाराष्ट्र ने उच्चतम विकास दर हासिल की। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम दर हासिल की है। आपको किसने? महाराष्ट्र ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम मिशन PMJUGA की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो किसके लिए की गई थी? तो आपको जनजातीय बहुल गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु, जनजातीय बहुल गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की थी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है PMJUGA मिशन का उद्देश्य देश भर में लगभग 63,000 जनजातीय बहुल गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म घोषित किया गया है? किस पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म घोषित किया गया है आपको? तो आपको बर्मी फिल्म को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बर्मी फिल्म 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2025 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता है।
विनोद विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित एक जीवनी फिल्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 2025 में अनुमोदित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है कि कौन सा यूपीएस के बारे में सही कथन नहीं है, तो आपको नहीं पूछा गया है, तो इसका होगा यह पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरह एक गैर अंशदायी योजना है, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता दिए गए कथन में सी सही नहीं है क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एक अंशदायी योजना है, ना कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरह गैर अंशदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है हरित हाइड्रोजन मिशन प्रोत्साहन SIGH हरित कार्यक्रम के लिए कौन सी संस्था क्रियान्वयन एजेंसी है। हरित हाइड्रोजन मिशन प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए कौन सी संस्था क्रियान्वयन एजेंसी है, तो कौन सी है, आपको भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शीघ्रती कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। मिशन मौसम के तहत मौसम के पूर्वानुमान के सटीकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक को प्राथमिकता दी गई है। किस तकनीक को प्राथमिकता दी गई है, तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता मिशन मौसम के तहत उपरोक्त में से एक से अधिक तकनीक और एकीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार आपको राइट आंसर डी होगा, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। ई साच एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस लिए लॉन्च किया गया था। ये साच एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस लिए लॉन्च किया गया था, तो आपको किया गया था पुलिस के डिजिटल रूप से फोरेंसिक साक्ष्य रिकॉर्ड और अपलोड करने के सक्षम बनाने हेतु। पुलिस को डिजिटल रूप से फोरेंसिक साक्ष्य रिकॉर्ड और अपलोड करने में सक्षम बनाने हेतु। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। ये साक्ष्य प्राथमिक लक्ष्य पुलिस को फोरेंसिक साक्ष्यों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और अपलोड करने के सक्षम बनाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। भारत की ब्लू इकोनॉमी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तटीय वनस्पति की बहाली पर केंद्रित है, तो कौन केंद्रित है, आपको ए मिष्टी योजना है। भारत की ब्लू इकोनॉमी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तटीय वनस्पति बहाली पर केंद्रित है, तो मिष्टी योजना है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मिष्टी योजना भारत के समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण पर केंद्रित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। इंडिया इमेजिंग रिपोर्ट IAR किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आपको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। इंडिया इमेजिंग रिपोर्ट UNFPA भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के सहयोग से प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है नीति निर्माताओं को जनसांख्यिकीय बदलावों को समझने और बुजुर्गों की देखभाल के लिए संस्थागत प्रतिक्रियाएं तैयार करने में मदद करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। एक में सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन है और सूची 2 में उद्देश्य है, आपको मिलान करना है। तो देखेंगे एक में निसार मिशन, निसार तो आपको निसार का हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोहरी आवृत्ति वाले रडार का उपयोग करके पृथ्वी का अवलोकन करना। बी में है लूपेक्स मिशन, तो लूपेक्स मिशन का हो जाएगा 1 चंद्रमा ध्रुवीय अन्वेषण और जल बर्फ की खोज करना। 3 में है शुक्रयान 1, तो शुक्रयान 1 का 3 हो जाएगा शुक्र के वायुमंडल की जांच। और 4 में आदित्य L1, तो आदित्य L1 होगा सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करना। तो इस प्रकार राइट आंसर ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 22 प्रश्न संख्या 22 पटना का उद्घाटन किया गया बापू टावर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है। पटना का उद्घाटन किया गया बापू टावर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है। तो यह क्या है, आपको क्या है, तो एक उच्च तकनीकी वाला संग्रहालय है और स्मारक है। इसमें तांबे का बाहरी आवरण है। एक उच्च तकनीकी वाला संग्रहालय है और स्मारक है, इसमें तांबे का बाहरी आवरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
बापू टावर एक उच्च तकनीकी वाला संग्रहालय और स्मारक है जिसमें बाहरी दीवार तांबे का है। पटना के गर्दनीबाग में स्थित बापू टावर 120 फीट ऊंचा है। यह महात्मा गांधी के जीवन, संघर्ष और विचारों और विशेष रूप से बिहार चंपारण के साथ उनके जुड़ाव को समर्पित एक शोध और प्रदर्शनी केंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT किस शहर में भारत के पहले समर्पित क्वांटम एवं AI विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने का समझौता किया है? तो समझौता किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता इंडिया AI पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। 24 है, भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम EBP के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक में भारत 2024 के अंत तक पेट्रोल में 12% इथेनॉल सम्मिलित का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2 में सरकार ने 20% सम्मिश्रण E20 को लक्ष्य के आगे बढ़कर 2025-26 में कर दिया गया है। और 3 में भारत इथेनॉल का उत्पादन अगले गन्ने और सिरे से किया जाता है। कूट की सहायता से आपको बताना है। तो बताना है तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में कथन 1 और 2 सही है। भारत में वर्ष 2024 के अंत तक सफलतापूर्वक 12% इथेनॉल सम्मिश्रण का आंकड़ा पार कर लिया है और सरकार ने 20% सम्मिश्रण E20 का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है? ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको किस जिले में है? इसका होगा नवादा जिले में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार के नवादा जिले में प्रसिद्ध ककोला जलप्रपात स्थित है। इसे अपनी प्राकृतिक छटा के कारण बिहार की कश्मीर भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य किसके माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना है? तो मुफ्त बिजली प्रदान करना है तो 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ाना है। 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों के लिए छतों पर सौर पैनल लगाने का बढ़ावा देना है। यह योजना परिवारों को सौर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी देती है जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विकसित भारत @2047 रोड मैप का घटक नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन विकसित भारत @2047 रोड मैप का घटक नहीं है? तो कौन घटक नहीं है आपको? तो इसका होगा कोयला आधारित ताप विद्युत बेड़े फील्ड का 50% विस्तार करना। ये आपका रोडमैप का घटक आधारित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको नहीं होगा। कोयला आधारित ताप विद्युत बेड़े को 50% विस्तार करना विकसित भारत @2047 रोडमैप का हिस्सा नहीं है। इसका मुख्य ध्यान भारत को वर्ष 2047 तक आपको 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और जीवन को सुगमता पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। बिहार में मेधा सॉफ्ट पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? मेधा सॉफ्ट पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1 में इसका उपयोग छात्र छात्रवृत्ति के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के लिए किया जाता है। 2 में यह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति और स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। और आपको यह साइकिल और पोशाक योजनाओं को वितरण को पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है मेगा सॉफ्ट पोर्टल के संदर्भ में कथन 1 और 3 सही है। मेगा सॉफ्ट बिहार शिक्षा विभाग का एक विशेष पोर्टल है जो मुख्यमंत्री बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन योजना जैसे छात्र केंद्रित लाभ का प्रबंधन करता है। यह छात्रों को डेटाबेस का उपयोग कर सुनिश्चित करता है कि पोशाक, साइकिल और किताब के लिए पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से पहुंच जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 29, भारत में एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच भाषनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आपका हो जाएगा इसमें एक और दो आपका सही होगा। एक में है इसका उद्देश्य स्थानीय भाषा भारतीय भाषाओं को डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है, और दो में इसका उपयोग काशी तमिल समागम के दौरान वास्तविक समय अनुवाद के लिए किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता भाषणी मंच के संदर्भ में कथन एक और दो सही है। भाषणी को डिजिटल दुनिया में भाषा को बाधा को दूर करने के लिए बनाया गया, जिसके नागरिक और मातृभाषा में सरकारी सेवाओं के साथ संवाद करना है। काशी तमिल समागम में प्रधानमंत्री मोदी की भाषा को तमिल में वास्तविक समय अनुवाद इसी प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड पुल सुदर्शन सेतु किसे जोड़ता है? केबल स्टेड पुल सुदर्शन किसे जोड़ता है? तो आपको बेट द्वारिका द्वीप और मुख्य भूमि ओखा को जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सुदर्शन सेतु गुजरात के बेट द्वारका द्वीप और मुख्य भूमि ओखा को जोड़ता है। गुजरात में निर्मित यह पुल 2.32 किलोमीटर लंबा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? बढ़ाने की शक्तियां किसमें निहित है? तो आपको संसद में है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति आपको संसद में निहित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा सही नहीं है। तो आपका वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन आगे किसी पद के लिए पात्र है। वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन आगे किसी पद के पात्र है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। ये आपका गलत है, क्योंकि सीएजी के संबंध में कथन सी सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी का पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। सीएजी की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। कहता निम्नलिखित आर्द्र भूमियों और उनके स्थानों के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन से बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित है, तो बिहार में स्थित है तो आपको कांवर झील स्थित है, कांवर झील, और दो है नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। देखिए कांवर झील नागा नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है और एशिया के सबसे मीठी पानी गोकुल झीलों में से एक है। जबकि नागा नकटी जमुई में स्थित इन जुड़वा अभयारण्यों को वर्ष 2024 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिला में है? आपको रोहतास में है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक 73.37% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कहता है कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 1 में है या राजस्थान का राजकीय पक्षी है, सही है। 2 में या मुख्य रूप से भारत के शुष्क और अशुष्क घास के मैदान में पाया जाता है, ये भी सही है। 3 में है आपको यह IUCN के रेड लिस्ट गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1, 2 और 3 आपका सही है, 4 सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो आपको यह दुनिया का सबसे प्रबल भित्ति प्रणाली है, सही है। यह ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड तट के पास कोरल सागर में स्थित है। 3 में इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। 3 में यह वर्तमान में बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग प्रवाल विरंजन गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। तो इसका कूट की सहायता से चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है
बैरियर रीफ दुनिया के सबसे प्रबल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास कोरल सागर में स्थित है। इस प्रकार आपको 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 है, सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, सूची 2 में प्रमुख प्रजाति है। आपको मिलान करना है, तो मिलान करना हम देखेंगे। सबसे पहले तो एक में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान का हंगुल कश्मीर हिरन है, कश्मीरी हिरन के कारण प्रसिद्ध है। 2 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ एक सिंह वाला गैंडा है। और सी में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। और डी में गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 38 निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत में स्थित नहीं है, दक्षिण भारत में स्थित नहीं है। इसका राइट होगा नोकरेक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय और गोरा हिल्स में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन करता है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा था जिसे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश कौन था जिसे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो कौन था, तो आपको दक्षिणी अफ्रीका था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। दक्षिणी अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीका देश था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। किस भारतीय शहर को भारत के फार्मा राजधानी के रूप में जाना जाता है जो दुनिया के पहले DNA आधारित टीके के विकास से जुड़ा है, तो टीके के विकास से जुड़ा हुआ है, तो आपको अहमदाबाद जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अहमदाबाद को भारत का फार्मा राजधानी के रूप में कहा जाता है। अहमदाबाद में जायडस कैंडिला ने जायकोविड-डी विकसित किया है। कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला प्लासिड DNA टीका है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह सियांग नाम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। 2 में लोहित और दिबांग इसकी महत्वपूर्ण दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। 3 में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में इसी नदी पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कहता है कौन सा कथन आपका सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में 1 और 3 सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के यारलुंग साक्पो के रूप में निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के सियांग या दिहांग के रूप में भारत में प्रवेश करती है। माजुली असम के एक नदी द्वीप है और यह भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है। जबकि कथन 2 गलत है क्योंकि लोहित और दिबांग ब्रह्मपुत्र के बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, ना कि दाईं की ओर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। धर्मदम विधानसभा क्षेत्र भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है। धर्मदम विधानसभा क्षेत्र भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया, यह किस राज्य में है, तो किस राज्य में है आपको, तो केरल में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। धर्मदम विधानसभा क्षेत्र भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है जो केरल में स्थित है। यह भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय उपलब्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो आपको कौन है, आपको हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इंदिरा पॉइंट भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अन्नामुडी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आपको अन्नामलई पहाड़िया में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी 2695 मीटर।
मलई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है तो आपको कौन है? तो गोदावरी नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो का दिया था? करो या मरो का नारा दिया था तो आपको कब दिए थे? तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा दिया था। यह भाषण बम्बे के ग्वालियर टंग मैदान अगस्त क्रांति में दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद HSRA के प्राथमिक संस्थापक थे। यह पुराने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का ही विकसित रूप था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसके नाम सोशलिस्ट जोड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच समझौता को चिन्हित करता है? तो चिन्हित करता है तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। लखनऊ समझौता कहता है लखनऊ समझौता दिए गए अधिक समूहों के बीच तालमेल का महत्वपूर्ण है। 1916 के अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ जो 1907 में अलग हुआ। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ ताकि स्वशासन के लिए अंग्रेजी का दबाव बनाया नहीं जा सके। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, सिंधु दलित वर्ग के मुद्दों पर उजागर करने के लिए आपको हरिजन समाचार पत्र किस नेता द्वारा शुरू किया गया था? सिंधु दलित वर्गों के मुद्दों को उजागर करने के लिए हरिजन समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दलित वर्गों की मुद्दों को उजागर करने के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन नामक समाचार पत्र शुरू किया। गांधी जी ने 1933 में जेल में रहते हुए इनका प्रकाशन शुरू किया जो सामाजिक सुधार और अस्पृश्यता उन्मूलन का केंद्र था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हम 50। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस सीट नंबर का PDF चाहिए तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे हम प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता IVC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में हड़प्पा वासी कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे। 2 में सभी प्रमुख स्थलों पर घोड़े के केंद्रित अर्थव्यवस्था का साक्ष्य मिलते हैं। 3 में है सिटडेल दुर्ग आमतौर पर शहरों के पश्चिमी हिस्से में स्थित होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो आपको 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में 1 और 3 कथन सही है। हड़प्पावासी कपास की खेती के अग्रदूत थे। यूनानियों द्वारा इसे सिंडन कहा गया है और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों के सूती कपड़ों के अवशेष मिले हैं। अधिकांश सिंधु घाटी के लोग इसे ऊंचे सिटडेल पश्चिमी भाग या सम्राट वर्ग के लिए था और निचले भाग पूर्वी भाग जो आम लोगों के लिए था में विभाजित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, कथा निम्नलिखित में अशोक के शिलालेख उसके महत्व को मिलान करें। शिलालेख है और 2 में है महत्व है, आपको मिलान करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रोमनदेही स्तंभलेख। तो रोमनदेही स्तंभ होगा बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है वहां से। बी में मुख्य शिलालेख 13, तो आपको कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। सी में मास्की लघु शिलालेख, तो 3 है अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। और डी में भाब्रू शिलालेख, तो आपको बौद्ध धर्म में अशोक की आस्था है। इस प्रकार 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, भारत आने वाले निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों को काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। 1 में फाहियान, 2 में है मेगास्थनीज, 3 में है वेनसंग और 4 में है अलबरूनी। नीचे देव कूट को सही उत्तर को चुनना है, आपको चुनना है। तो इसको हम देखेंगे
तो इसका हो जाएगा आपको सबसे पहले कौन आया, तो मेगास्थनीज आया, फिर फाहियान आया, फिर थ्री ह्वेनसांग आया और 4 में अल-बरूनी आया। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत लगभग 302 ईसा पूर्व में था। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान चीनी बौद्ध यात्री लगभग 399 से 412 ईस्वी में था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री लगभग 630 से 645 ईस्वी था। जबकि अल-बरूनी फारसी विद्वान था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था लगभग 1077 से 1030 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। 54 है नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8 एक क्षेत्रीय सहयोग प्रारूप है जिसमें देशों में कौन सा समूह शामिल है। तो कौन सा देश समूह है, तो आपको उत्तरी यूरोपीय और बाल्टिक सागर का राष्ट्र शामिल है। उत्तरी यूरोपीय और बाल्टिक सागर के राष्ट्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है उत्तरी पूर्वी और बाल्टिक सागर के राष्ट्र मिलकर NB8 का गठन करते हैं। इसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लात्विया और लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है, तो आपको फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। या उत्तर में ईरान को, दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात UAE को अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल मुख्य रूप से 180 डिग्री देशांतर से विचलित टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल मुख्य रूप से 180 डिग्री देशांतर से विचलित टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है। तो क्यों होती है, तो आपको क्योंकि भूभागों और द्वीप समूह को काटने से बचने हेतु, भूभागों और द्वीप समूह को काटने से बचने हेतु होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भूभागों और द्वीप समूह के बीच गुजरने से बचाने के लिए मोड़ा गया है। यदि यह रेखा किसी देश के बीच से गुजरती है तो उस देश के दो हिस्सों में एक ही समय में दो अलग अलग तारीख होती है जिससे प्रशासनिक अराजकता पैदा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है बिहार के कैमूर का पठार। बिहार के कैमूर का पठार किस पर्वत का श्रृंखला का विस्तार है। तो किस श्रृंखला का विस्तार है, तो आपको विंध्य श्रेणी का विस्तार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कैमूर का पठार विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। यह मुख्य रूप से बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है बिहार में स्थित एशिया का सबसे बड़ी गोकुल झील कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील कौन है, तो कौन है, तो आपको कांवर झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है बेगूसराय में स्थित कांवर झील कांवर ताल एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है कौन सा वायुमंडलीय परत ओजोन परत की धारणा करती है कि पृष्ठ यूवी विकिरण से बचाती है। यूवी विकिरण से बचाती है, तो आपको समताप मंडल को बचाती है, समताप मंडल बचाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल 15 से 35 किलोमीटर में पाई जाती है। यह सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश UVB के अवशोषित कर लेती है जो त्वचा कैंसर और DNA क्षति के कारण बन सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है मिर्चा चावल और GI टैग बिहार के किस जिले से संबंधित है। मिर्चा चावल के लिए GI टैग बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो किस जिले से संबंधित है आपको पश्चिमी चंपारण से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मिर्चा चावल का संबंध बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से है। यह धान की एक स्वदेशी किस्म है जो अपने काली मिर्च और आकार और विशिष्ट सुगंध स्वाद के लिए जानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। 61 है भारत का डीप ओशन मिशन। भारत का डीप ओशन मिशन मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डीप ओशन मिशन मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 62 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है आपको
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित है। यह नालामाला पहाड़ियों में फैला हुआ है और कृष्णा नदी इस रिजर्व से होकर बहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है, बिहार में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस कारण से अद्वितीय है? बिहार के कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस स्थान से अद्वितीय है? तो आपको अद्वितीय है तो यह कमला और करेह जैसे कई नदियों के संगम पर बनी एक विशाल आर्द्रभूमि है। यह कमला और करेह जैसी कई नदियों के संगम पर बनी एक विशाल आर्द्रभूमि, इसलिए अद्वितीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार के दरभंगा जिले में स्थित कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कमला और करेह जैसी नदियों के संगम पर बनी एक विशाल आर्द्रभूमि है। यह साइबेरिया पक्षी और स्थानीय प्रजातियों को एक विस्तृत विविधता का समर्थन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे तथा बिहार में पाए जाने वाली टाल भूमि की क्या विशेषता है? टाल भूमि की क्या विशेषता है? तो आपको गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित प्राकृतिक गर्त जो मानसून के दौरान जलमग्न रहते हैं, इसकी विशेषता। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित प्राकृतिक गर्त जो मानसून के दौरान जलमग्न रहते हैं, इसकी विशेषता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। टाल भूमि गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित प्राकृतिक गर्त निचले क्षेत्र स्थित है। ये पटना के भागलपुर के बीच फैले हैं और जलमग्न क्षेत्र है जो मानसून के दौरान गंगा के पानी से भरकर विशाल झीलों के रूप ले लेते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। 65 बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है विभिन्न कथनों पर। तो आपको ए में है बॉक्साइट एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए उपयोगी किए जाने वाला प्राथमिक अयस्क है। 2 में उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 में है बिहार के मुंगेर रोहतास जिलों में महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं। और उसके बाद 4 में है बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान है जो सिलिकेट चट्टानों से सिलिका का निच्छलन से बनती है। तो आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सभी, ये सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वैश्विक बॉक्साइट का उत्पादन 90% से अधिक हिस्सा एल्युमिनियम बनाने के उपयोग होता है जिसे बाद में एल्युमिनियम में गलाया जाता है। बिहार में बॉक्साइट मुंगेर खगड़िया खड़गपुर पहाड़ी और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में लैटराइट कैंपिंग के साथ पाया जाता है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान है जो सिलिकट चट्टानों और सिलिका की निच्छलन से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। बिहार की बराबर की गुफाएं ऐतिहासिक है क्योंकि यह प्रतिनिधित्व करती है। बिहार की बराबर की गुफाएं ऐतिहासिक है क्योंकि यह प्रतिनिधित्व करती है। तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यह भारत के रॉक कट वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरण है जो मौर्य कला के हैं। भारत के रॉक कट वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरण है जो मौर्य काल के। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बराबर की गुफाएं भारत के रॉक कट चट्टान को काटकर बनाई गई है जो वास्तुकला की प्राचीनतम उदाहरण है जो मौर्य काल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो कौन करता है? तो आपको किशनगंज करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किशनगंज अपनी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ साझा करता है। यह भारत के पूर्वोत्तर चिकेन नेक कॉरिडोर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी किस बृहत्तर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? किस बृहत्तर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो आपको किसका हिस्सा है? तो आपको शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी वह हिमालय का हिस्सा है। यह बिहार के सबसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। सोमेश्वर किला की चोटी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका लगभग 874 मीटर है बिंदु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बतलाती है कि उत्तर बिहार की नदियां अपना मार्ग बदलने के लिए अधिक प्रवृत्त क्यों है? तो आपको कौन है? तो उच्च तलछट भार और ढाल की अचानक कमी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उच्च तलछट भार और ढाल का अचानक कमी उत्तर बिहार की नदियां के मार्ग बदलने का मुख्य कारण है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय की भारी मात्रा में गाद लाती है और उसे समतल मैदान में जमा कर देती है जिससे इसका अपना मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मुड़ने में विवश हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है, लॉर्ड रिपन वायसराय काल में के दौरान पेश किए गए इल्बर्ट बिल 1883 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लॉर्ड रिपन वायसराय के काल के दौरान पेश किए गए इल्बर्ट बिल 1883 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको भारतीय न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की शक्ति देना। भारतीय न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की शक्ति देना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लॉर्ड रिपन के वायसराय के काल के दौरान पेश किए गए इल्बर्ट बिल 1883 के प्राथमिक उद्देश्य आपको प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने का अधिकार देना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बैंकुट शुक्ल की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अच्छा वर्णन बैंकुट शुक्ल की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? आपको बी होगा। यह वह क्रांतिकारी जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में मुखबिर फणींद्रनाथ घोष की सजा दी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बैंकुट शुक्ल ने लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह मुखबिर फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी। फणींद्रनाथ घोष की गवाही के कारण ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा बीपीकेएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको एक में है, इसका गठन 1929 में सोनपुर मेले में किया गया था। 2 में है, स्वामी सज्जनानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। 3 में इसका प्राथमिक लक्ष्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और काश्तकारों के अधिकारों को रक्षा करना था। 4 में है, यह आंदोलन अहिंसक था, कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व के साथ इसका टकराव नहीं हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही पूछा है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा बीपीकेएस के संदर्भ में 1, 2 और 3 सही है। बीपीकेएस की स्थापना 1929 में सोनपुर में जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ किसानों को संगठित करने के लिए की गई थी। स्वामी सज्जनानंद सरस्वती ने इस सभा का नेतृत्व किया। इसका प्राथमिक लक्ष्य जमींदार प्रथा को समाप्त करना और काश्तकारों के अधिकारों को रक्षा करना था। जबकि 4 आपका गलत है, क्योंकि भूमि सुधारों की गति और आंदोलन के तरीकों को लेकर किसान सभा और कांग्रेस नेतृत्व के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद पैदा हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, जो बाद में बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना? तो किसने किया था? आपको मौलाना मजरुल हक ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मौलाना मजरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। यह बिहार विद्यापीठ के मुख्यालय के रूप में कार्य करता था और बाद में सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। 75 निम्नलिखित में से कौन सी सभा प्रारंभिक वैदिक ऋग्वैदिक काल से संबंधित है और जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? तो आपको विदथ ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। विदथ प्रारंभिक वैदिक काल की युवा सभा है जहां महिलाओं की भागीदारी का अनुमति की। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं विदथ और सभा दोनों में भाग लेती थी, जो उत्तर वैदिक काल की तुलना में उनकी उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। निम्नलिखित मध्यकालीन प्रशासनिक शब्दों के अर्थों के साथ मिलान करें। तो आपको सूची 1 में शब्द है और सूची 2 में अर्थ है, आपको मिलान करना है। 1 में इक्तेदार, तो इक्तेदार होगा राजस्व। 2 होगा राजस्व अनुदान धारक प्रांतीय गवर्नर। 2 में गया मुहतसिब, तो मुहतसिब का हो जाएगा 4, सार्वजनिक नैतिक का सेंसर निरीक्षक था। और 3 में अरीजे मुमलिक, तो अरीजे मुमलिक कौन था? सैन्य विभाग का प्रमुख था। 4 में सद उल सुदूर कौन था? तो हिंदू धार्मिक और धर्मांध बंदोबस्ती का प्रमुख था। इस प्रकार 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे।
77 विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निम्नलिखित यात्रियों को काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। एक में है निकोल कोंटी, 2 में है अब्दुल रजाक, 3 में है डिमिगो पेस और 4 में है फर्नासो नूनीज। आपको कोड की सहायता से चुनना है। तो निकोल कोंटी इटली के रहने वाले थे। ये समय अवधि इसका 1420 से 1421 था। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। 2 में अब्दुल रजाक फारस का यात्री था। ये 1442 से 1443 में आया था। ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। 3 में डिमोगो पेस। तो डिमोगो पेस ये पुर्तगाली था जो 1520 से 1522 में भारत तक रहा और कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। और 4 में है फर्नाल्सो नूनीज। तो फर्नाल्सो नूनीज पुर्तगाली था जो 1535 से 1537 तक था। ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था। इस प्रकार आपका राइट आंसर 1 2 3 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में कौन सा युग मध्यकालीन सूफी सिलसिले और उसके प्रमुख संत के बीच गलत मिलान को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है आपको? तो कादरी सिलसिला, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आपका गलत दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी हो। गलत पूछा है तो राइट आंसर डी गलत है, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में अजमेर में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। इसना मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी, ना कि कादरी सिलसिले की। इस प्रकार गलत है तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत, सिल्का और चीन तिब्बत, सिक्किम को चीन तिब्बत से जोड़ता है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत सिक्किम को चीन तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? आपको नाथुला दर्रा जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। सिरकिला हिमाचल प्रदेश के लेपुलेख उत्तराखंड और बोमीडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। भारत 1940 के दशक की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। एक में है इंडियन नेवी IRIN विद्रोह, 2 में है कैबिनेट मिशन योजना, 3 में बेवेल योजना शिमला सम्मेलन और 4 में भारत छोड़ो आंदोलन। काल अनुक्रमिक रूप में सही कौन सा है? तो कौन सा है आपका? तो इसका हो जाएगा 4 3 1 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 4 भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक निर्णायक स्वतंत्रता संग्राम था। फिर 3 में आपको उसके बाद है बेवेल योजना शिमला सम्मेलन 4 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर है रॉयल इंडियन नेवी। तो रॉयल इंडियन नेवी आपको 18 फरवरी 1946 को बंबई में शुरू हुआ। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय नौसैनिकों का एक बड़ा असंतोष था। फिर उसके बाद 2 में आपको कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण के शांतिपूर्ण समाधान और संविधान सभा के गठन की योजना के साथ मार्च 1946 में भारत आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका 4 3 1 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित में किस नेता ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP के गठन का प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रमुख भूमिका निभाई थी तो आपको जयप्रकाश नारायण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन का प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 है। सोमेश्वर किला बिहार के किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सोमेश्वर किला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले स्थित है। यह सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है जिसे बिहार का सबसे ऊंचा चोटी 874 मीटर माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 83 है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का रहा है। कहता है एक भी है बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य है। सही है। 2 में है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है। ये भी आपका सही है। 2 में ग्राम सभा पंचायती राज संरचना को सबसे निचला स्तर है। ये भी सही है। 4 में है इस व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले 1959 के नौगांव राजस्थान में किया गया था। ये भी सही है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट होगा सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 4 है, भारत का एकमात्र नदी अभ्यारण्य कौन सा है जो विशेष रूप से राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के लिए समर्पित है? भारत का एकमात्र नदी अभ्यारण्य कौन सा है जो विशेष रूप से राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के लिए समर्पित है? तो कौन सा समर्पित है? तो आपको विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य समर्पित है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत में गंगा डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच गंगा नदी के 60 किलोमीटर का क्षेत्र है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय का राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 85 है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कीर्ति शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उत्कृष्टि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको कहाँ है? तो आपको रोहतास सासाराम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास जिले में स्थित है। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने 1545 में अपनी मृत्यु से पहले स्वयं एक मकबरे का निर्माण शुरू करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 86 है, स्थानीय पवन और उनके क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बारदौली छिड़ा बिहार, यह आपका सही सुमेलित नहीं है युग्म। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि युग्म डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि बारदौली छेरा या बारदौली शिला असम के मानसून पूर्व गरज के साथ होने वाली बारिश के स्थानीय नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी गलत है, सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर डी आपका सही सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यह बारदौली छेरा जो है असम मानसून के गरज के साथ होने वाले बारिश का स्थानीय नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 है, भारतीय मानक समय IST की गणना 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के आधार पर की जाती है जहां से गुजरती है। तो जहां से गुजरती है तो आपको मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। IST 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। औपनिवेशिक प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको एक में है, राज्यपाल के बिना किसी अपवाद या हस्तांतरित विषयों में केवल मंत्री परिषद की सलाह का कार्य करना आवश्यक था। 2 में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की समाप्ति के परिणाम स्वरूप भारतीय मंत्रियों ने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विभागों को नियंत्रित किया। 3 में है, अधिनियम ने राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्वों के साथ सशक्त किया जो आंतरिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक संरक्षण के मामलों में मंत्री को सलाह को रद्द कर सकते हैं। और 4 में है, प्रांतीय स्वायत्तता की योजना पहली बार 1936-37 में चुनाव के बाद लागू की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में 2, 3 और 4 सही है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और मंत्रियों को सभी प्रांतीय विषयों को नियंत्रण दे दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता प्रावधान 1937 के चुनाव के बाद लागू हुए, जहां कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में बहुमत हासिल किया, जबकि ये गलत है क्योंकि राज्यपालों के पास अभी भी विवेकाधीन शक्तियां और विशेष जिम्मेदारियां थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। बिहार में पाए जाने वाले चौर भूमि क्या है? बिहार में पाए जाने वाली चौर भूमि क्या है? तो चौर भूमि क्या है? तो ये तस्तरी के आकार की प्राकृतिक गर्त जो जलमग्न रहता है। ये तस्तरी के आकार की प्राकृतिक गर्त जो जलमग्न रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चौर एक तस्तरी के आकार की प्राकृतिक गर्त है जो जलमग्न रहता है। यह उत्तर बिहार के परिदृश्य की विशेषता है जहां पर्याप्त नदी, चैनल या निचले मैदानों में पानी जमा हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 है, निम्नलिखित में जीआई टैग में बिहार के उन मूल जिलों के साथ मिलान करें। तो आपको मिलान करना है। तो देखेंगे कतरनी चावल, तो कतरनी चावल कहाँ का है? तो भागलपुर का है, 2 हो जाएगा। फिर बी में है शाही लीची, तो शाही लीची कहाँ का? तो 1 मुजफ्फरपुर का है। सी में मघी पान, तो मघी पान कहाँ है? तो आपको नालंदा गया का है, 4 हो जाएगा। फिर है मरचा चावल, तो मरचा चावल कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण, 3 हो जाएगा। इस प्रकार 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। बिहार के किस जिले में नवनिर्मित जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन टर्मिनल स्थित पीएनजी और सीएनजी आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है? बिहार के किस जिले में नवनिर्मित जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन टर्मिनल स्थित है जो पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है? तो सुविधा प्रदान करता है तो आपको बेगूसराय प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन टर्मिनल बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय बरौनी के बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, जहां बरौनी रिफाइनरी और हाल में पुनर्जीवित उर्वरक संयंत्र स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 92 है। नीलगिरी तहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हाल ही में संरक्षण परियोजना का चर्चा में था। एक में तमिलनाडु का राजकीय पशु है, 2 में है पश्चिमी तट का स्थानीय पशु है, 3 में IUCN का गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 4 में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आपको देखना उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो आपको 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा तथा नीलगिरी तहर के संदर्भ में कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बचत लैंप योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बचत लैंप योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो कौन करता है? आपको कम कीमत पर तापदीप्त बल्बों का CFL LED से बदलने की बड़े पैमाने की परियोजना। कम कीमत पर तापदीप्त बल्बों को CFL और LED से बदलने की बड़े पैमाने पर परियोजना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बचत लैंप परियोजना का उद्देश्य कम कीमत पर तापदीप्त बल्बों को CFL और LED में बदलना था। इसका प्राथमिक लक्ष्य बिजली की चरम मांग को कम करना और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC कार्यक्रम को लोकप्रिय रूप से फास्ट टैग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में इसकी प्रमुख विशेषताओं का सही वर्णन करता है। तो सही वर्णन क्या करता है? तो आपको FEID तकनीक का उपयोग करता है जिसमें NPCI केंद्रीय क्लियरिंग हाउस के रूप में है। इस प्रकार आपको राइट आंसर बी होगा। कहता फास्ट टैग FEID तकनीक का उपयोग करता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI केंद्रीय क्लियरिंग हाउस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। 95, भारतीय संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। साधारण विधेयक गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। 96 है, रिट उत्प्रेषण के बारे में क्या सही है? रिट उत्प्रेषण के बारे में क्या सही है? तो आपको यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है रिट उत्प्रेषण। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। उत्प्रेषण उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची सुमेलित नहीं है? नहीं है तो इसका होगा 8वीं अनुसूची जनजातियों के लिए प्रावधान। ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। दिए गए कथनों में सी गलत है क्योंकि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का सूची है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रावधान मुख्य रूप से 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका गलत है तो सी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। बिहार के किस जिले में कर्मचट्ट बांध माने दुर्गा जलाशय परियोजना स्थित है? तो दुर्गा जलाशय परियोजना किस जिले में है आपको? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैमूर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कर्मचट्ट बांध बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह दुर्गावती नदी पर बनाया गया जो कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। ब्याज भुगतान एक भाग है। तो आपको किसका? राजस्व व्यय का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। किसी राज्य के राज्यपाल
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 2 में राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। 3 में राज्यपाल को संसद को किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। 3 में राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि में भारित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आप इसका देखेंगे, हम इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2, 3 सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। राज्यपाल के संबंध में कथन 3 और 4 सही नहीं है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यह अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से भारित होता है, ना कि भारत के संचित निधि पर। कथन 1 और 2 सही है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यपाल का राज्यपाल बनाने की अनुमति दी है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको अरिहंत का प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 101। हम प्रश्न संख्या 101, बिहार के किस जिले को इसको ऐतिहासिक टसर रेशम उत्पादन के कारण राज्य को सिल्क सिटी कहा जाता है? तथा बिहार के किस जिले को इसके ऐतिहासिक टसर रेशम उत्पादन के कारण राज्य का सिल्क सिटी कहा जाता है? तो राज्य को सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भागलपुर बिहार के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। यह टसर रेशम और भागलपुरी चादर के उत्पादन की सदियों पुरानी परंपरा है। भागलपुरी रेशम को GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसकी विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक पहचान को प्रमाणित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। कोसी नदी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। कोसी नदी के कथनों के बारे में विचार करें। 1 में है, यह बार बार मार्ग बदलने के कारण अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है। सही है। 2 में है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तिब्बत और नेपाल के हिमालय से निकलती है। ये भी सही है। और यह कटिहार जिले में कुर्सेला के गंगा नदी में मिलती है। ये भी सही है। पूर्व में यह नदी कम तलछट के भारी भार के लिए जानी जाती है। आपका गलत है। जबकि इस प्रकार राइट आंसर आपका पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता कोसी नदी के बारे में 1, 2 और 3 सही है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। पिछले 250 वर्षों में यह लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक गई है। कथन 4 गलत है, क्योंकि कोसी हिमालय से अत्यधिक मात्रा में तलछट गाद लाती है, जिसके नदी का तल ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित और संचालित किया गया है? भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा विकसित और संचालित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको देखेंगे UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। NPCI भारत का खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालन के लिए अम्ब्रेला संगठन है। RBI और भारतीय बैंक संघ IBA की एक पहल है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपको अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 से बिहार के बरौनी रिफाइनरी की स्थापना निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से की गई थी? किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपको सोवियत संघ USSR के सहयोग से किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना सोवियत संघ USSR के सहयोग से 1964 में की गई थी। यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 है। झूले पर बैठा व्यक्ति खड़े हो जाने पर झूले का प्रभावी आवर्तकाल क्या होगा?
तो झूले का आवर्त क्या क्या होगा, तो घटता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। झूले पर बैठा व्यक्ति जब अचानक खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। किसी स्थान पर चुंबकीय आमयोतर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक 0.26 यूनिट है, नति कोण 60 डिग्री है, तो उस स्थान पर पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो आपको 0.52 यूनिट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो आपको अवरक्त तरंगे मुख्य रूप से जलवाष्प द्वारा अवशोषित की जाती है और निचले वायुमंडल में केंद्रित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में कथन ए सही है। अवरक्त तरंगे मुख्य रूप से जलवाष्प द्वारा अवशोषित की जाती है। जलवाष्प पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में कौन निवार्त वैक्यूम की यात्रा नहीं कर सकता है। निवार्त में यात्रा नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। ध्वनि नहीं कर सकता, धमनी नहीं कर सकता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। धमनी एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम जैसे ठोस, तरल या गैस की आवश्यकता होती है, अतः ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है। डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक में प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सीमित होता है। दो में ध्वनि में डॉपलर प्रभाव सम्मित होता है। तीन में प्रकाश में डॉपलर प्रभाव असीमित होता है। फोर में ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असीमित होता है। कूट के सहायता से चुनना है, तो आपका राइट आंसर होगा बी। 1 और 4, 1 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। डॉपलर प्रभाव के बारे में 1 और 4 सही है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव सीमित होता है क्योंकि प्रकाश के संरचना के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इससे प्रक्षेपित आवृत्ति केवल स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष वेग पर निर्भर करता है। ध्वनि के डॉपलर प्रभाव असीमित होता है क्योंकि ध्वनि की संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जहां आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि स्रोत गति कर रहा है, प्रेक्षक भले ही सापेक्ष वेग समान हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपको विद्युत मोटर कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के उपकरण को इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। हमारे घरों में प्रदान की जाने वाली बिजली किस प्रकार की होती है। हमारे घरों में प्रदान की जाने वाली बिजली किस प्रकार की होती है, तो आपको एसी प्रतिवर्ती धारा होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। हमारे घरों में दी जाने वाली बिजली प्रतिवर्ती धारा एसी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है। लेजर का पूर्ण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय आपको सिस्टमेटिक ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। संवर्धित यूरेनियम क्या है। संवर्धित यूरेनियम क्या है, आपके ऑप्शन हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट आपको बढ़ाई गई संवर्धित यूरेनियम वह प्राकृतिक यूरेनियम है जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप की सांद्रता प्राकृतिक रूप से बढ़ाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड LED किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, आपको GaN गैलियम नाइट्राइड का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको सफेद प्रकाश उत्सर्जित करने वाला LED मुख्य रूप से गैलियम नाइट्रेट GaN के बने होते हैं। LED एक अत्यधिक मिश्रित PN जंक्शन डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। दूध का होमोजेनाइजेशन कैसे किया जाता है। दूध का होमोजेनाइजेशन कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, तो आपको अपकेंद्रित की सहायता से वसा कणों को सूक्ष्म आकार में तोड़कर अपकेंद्रित की सहायता से वसा कणों को सूक्ष्म आकार में तोड़कर किया जाता है। इस प्रकार आंसर आपका सी होगा। आपका
सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित की सहायता से वसा के कणों को सूक्ष्म आकार में तोड़कर दूध का होमोजेनाइजेशन किया जाता है। यह प्रक्रिया वसा को इतने छोटे कणों में तोड़ देता है कि वह फिर से अलग नहीं होती। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है। कोल्ड चैम्बर ठंडे कक्ष में रखे गए फलों का भंडारण जीवन लंबा होता है, क्यों होता है? आपको शोषण की दर कम हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कम तापमान पर फलों के शोषण की दर कम हो जाती है। कम तापमान पर एंजाइम की गतिविधि को धीमा कर देता है, जिससे फल पकने और खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118। चिकित्सा रसायन विज्ञान में दवाओं का वर्गीकरण का सबसे उपयोगी आधार क्या है? सबसे उपयोगी आधार क्या है? तो आपको आणविक लक्षण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चिकित्सा रसायन विज्ञान में दवाओं का सबसे अच्छा उपयोग वर्गीकरण आणविक लक्षण पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। प्रश्न संख्या 119 से वह प्रक्रिया का उपयोग करके खाद्य तेलों से वसा जैसे वनस्पति घी बनाई जाती है। किस प्रक्रिया का उपयोग करके खाद्य तेलों से वसा जैसे वनस्पति घी बनाई जाती है? तो बनाई जाती है तो आपको हाइड्रोजनीकरण से बनाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तेलों की वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय रूप से सक्रिय नहीं है? प्रकाशीय रूप से सक्रिय नहीं है तो आपको ग्लाइसिन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड है जो प्रकाश रूप से सक्रिय नहीं, क्योंकि इसमें कोई कायरल कार्बन केंद्र नहीं होता है। ग्लाइसिन के कार्बन में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जिससे यह सम्मिलित हो जाता है कि प्रकाशीय सक्रियता खो देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न से है ड्राई वॉशिंग सूक्ष्म धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको इस सभी का पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल तीनों का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। ड्राई वॉशिंग सूक्ष्म धुलाई में पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल जैसे विलायकों का उपयोग किया जाता है। ये विलायक वाष्पित होते हैं, पानी की तुलना में बहुत तेजी से वाष्पित हो जाते हैं और कपड़ों से तेल और ग्रीस के दागों को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्नलिखित में किस भाग का उपयोग किया जाता है? किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो आपको वर्तिकाग्र का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। केसर मसालों को बनाने के लिए सैफरॉन क्रोकस नामक पौधे की वर्तिक्रास का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। अल्कलॉइड कैफीन किसमें मौजूद होता है? अल्कलॉइड कैफीन किसमें मौजूद होता है? तो आपको चाय और कॉफी दोनों में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कैफीन नामक एल्कलॉइड चाय और कॉफी दोनों में मौजूद होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। 24 है पेपर कागज नाम किस पौधे के नाम से लिया जाता है? पेपर कागज नाम किस पौधे के नाम से लिया जाता है? तो आपको किसके लिया जाता है? पाइरस के रूप में, पाइरस के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। कागज का नाम पाइरस के पौधे के नाम से लिया जाता है। यह एक जलीय पौधा है जो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में उगता है। प्राचीन मिस्र के लोग पाइराइस की तनी को पतली पट्टी को काटकर उन्हें आपस में मोड़कर और सुखाकर लिखने के लिए शीट तैयार करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार बेरिलियस निम्नलिखित में से किस तत्व के समान है? बेरिलियस निम्नलिखित में किस तत्व के समान है? तो आपको मैग्नीशियम के समान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। न्यूलैंड्स अष्टक नियम के अनुसार बेरिलियस गुण मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं। न्यूलैंड के अनुसार यह तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो स्थापित करने का लक्ष्य जो रखा गया है आपको कब तक? तो आपको
2035 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत ने अंतरिक्ष विजन 2047 के अनुसार इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का भी लक्ष्य रखा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, माइक्रोवेव ओवन में किस प्रकार के माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में किस प्रकार के माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो आपको मैग्नेट्रॉन ट्यूब का किया जाता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का उपयोग किया जाता है। या उच्च शक्ति वाला वैक्यूम ट्यूब है जो सूक्ष्म तरंग ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये तरंग भोजन में मौजूद पानी के अणुओं को कंपन करती है, जिससे घर्षण पैदा होता है और भोजन गर्म हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है, पानी से लबालब भरे एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब क्या होगा? तो कब होगा? तो आपको पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पानी से भरे तैर रहे बर्फ के टुकड़े में पिघलने से पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई बर्फ अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। पिघलने के बाद बर्फ द्वारा बना पानी बिल्कुल उसी आयतन में घेरता है जो बर्फ में डूबे हुए हिस्से को घेरा था, अतः जल का स्तर में कोई बदलाव नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है, चावल की नर्सरी तैयार करने में डापोग विधि विकसित हुई थी। डापोग विधि विकसित हुई थी तब भी कहाँ विकसित हुई थी? तो आपको फिलीपींस में विकसित हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। चावल की डापोग विधि फिलीपींस में विकसित की गई थी। इस विधि से मिट्टी के संपर्क के बिना ही अंकुरित पौधे को उगाया जाता है। फिर जैसे कंक्रीट, फर्श या प्लास्टिक शीट पर बीज बोने के मात्र 10 से 14 दिन के भीतर पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है, किस तत्व की कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता है? किस तत्व की कमी से सफेद कली रोग होता है? तो किसके कमी के कारण होता है? डी, जिंक के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मक्का में सफेद कली रोग जिंक जस्ता की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी से मक्का की नई पत्तियों का रंग दोनों तरफ से सफेद या पीला पड़ने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। प्रश्न संख्या 131 से पशुओं में होने वाला खुरा पक और मुंह पक FMD रोग जो वर्तमान में दुनिया के कुछ हिस्सों में महामारी बना हुआ है, किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो आपको विषाणु के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। पशुओं के खुरापक और मुहापक रोग विषाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फटे हुए खुर वाले जानवरों जैसे गाय, भेड़, बकरी और सुअर को प्रभावित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है, मच्छरों को नियंत्रण के लिए उपयोग में की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा सी, गम्बूसिया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए गम्बूसिया मछली का उपयोग किया जाता है। इसे मच्छर मछली भी कहा जाता है, क्योंकि यह मच्छरों को अंडों और लार्वा को खा जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? 10% नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपको लिंडमैन ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है लिंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम वर्ष 1942 में रेमंड लिंडमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 134 है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो आपको रेशम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है जो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से फाइब्राइन नामक प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक रेशा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है, बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो आपको फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका उपयोग कंघी, इलेक्ट्रॉनिक स्विच और बर्तनों के हाथे बनाने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 है, निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है? तो आपको विषाणु का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। विषाणु को अपनी चयापचय प्रणाली नहीं होती है, इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है, रेबीज किससे प्रभावित होता है? रेबीज किससे प्रभावित होता है?
किससे प्रभावित होता है? तो आपको प्रभावित होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा कि इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। रेबीज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपको जॉर्ज कोल्हर और सीजर मिलिस्टिन के द्वारा विकसित की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हाइब्रिडोमा तकनीक वर्ष 1975 में जॉर्ज कोल्हर और सीजर मिलिस्टिन द्वारा विकसित की गई थी। यह तकनीक का उपयोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 से इंसुलिन प्राप्त होता है तो आपको डहेलियों की जड़ों से। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह चिकोड़ी के पौधे से भी पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किसका सीधा अनुप्रयोग है? तो आपको किसका सीधा अनुप्रयोग है? तो आपको पास्कल का नियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम का काम करता है। पास्कल का नियम यह बताता है कि किस मंद तरल पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं के समान रूप से प्रसारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है। यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग इसे स्वयं बना ले। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह दें। और साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डाल दिया गया है। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 141। तो 141 का राइट आंसर होगा सी, चाची मौसी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है। इसका राइट आंसर होगा बी 1। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। प्रश्न संख्या 143 है तो इसका राइट आंसर ए 8194। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 144 है। इसका राइट आंसर होगा बी 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 है। इसका राइट आंसर होगा बी 4 5 3 5 4 2 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 11 दिन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे तो 47 का होगा 30 सेकेंड। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे तो 48 का राइट आंसर होगा ए 24। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे तो 49 में है राइट आंसर सी 800 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर सी देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे तो 150 का राइट आंसर होगा बी 42 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इस प्रकार आपका अरिहंत का सेट प्रैक्टिस 3 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे सेट नंबर 4 हम। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।